इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की कविता और टू ऑटम का तीसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। इस स्टेंजा में जॉन कीट्स ने ऑटम की तुलना स्प्रिंग से की है। स्प्रिंग से तुलना करके जॉन कीट्स बतलाना चाहते हैं कि जिस तरह से स्प्रिंग बड़ी खूबसूरत होता है, उससे कम खूबसूरत ऑटम नहीं होता है। आइए देखते हैं तीसरे स्टेंजे में ऑटम की खूबसूरती को। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे? थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को समझ लें। स्प्रिंग का मतलब वसंत, दाउ का मतलब तुम, ये आर्किक वर्ड है। हैस्ट जो है वो वर्ब टू हैव, हैस्ट का मतलब हैव, दाई मतलब तुम्हारा। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। जॉन कीट्स यहाँ स्प्रिंग को एडिस करके कहते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वसंत के गीत कहाँ हैं। वसंत के गीतों को एडिस करने का उनका मकसद ये कि वसंत के गीत सुंदर होते हैं, तो क्या ऑटम के गीत सुंदर नहीं होते हैं? इसको कंप्राइज करने के लिए उनका क्वेश्चन है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वसंत के गीत कहाँ हैं? वेयर आर दे, कहाँ हैं वो? थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। किनके बारे में? वसंत के गीतों के बारे में। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी उसके जैसा संगीत है। ये बात ऑटम से कह रहे हैं कि ऑटम, तुम वसंत के गीतों के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास भी वैसे ही नगमे हैं, वैसे गीत हैं जैसा गीत स्प्रिंग के पास है। स्क्रीन पर चित्रों को देख सकते हो। पहला जो चित्र है ये स्प्रिंग का मैंने दिखाया है, और दूसरा जो चित्र है ये ऑटम का चित्र है। हालांकि दोनों मौसम खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर स्प्रिंग खूबसूरत होता है तो ऑटम भी कब खूबसूरत नहीं होता है। अब आइए देखते हैं अगली पंक्तियों में ऑटम की खूबसूरती। While beard clouds bloom the soft dying day and touch the stable plains with rosy hue। पहले हम शब्दों को समझ लें। बेयर्ड का मतलब होता है नेकेड, विदाउट ड्रेस, नंगा। ब्लूम का मतलब खिलना। सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब ऐसा समय, ऐसा दिन जो धीरे धीरे मर रहा हो, यानी कि शाम। स्टबल का मतलब होता है अनाज के कटे हुए डंठल। जब हम अनाज को काट लेते हैं तो जो डंठल बच जाता है स्टबल कहलाता है। आप दूसरे चित्र में देख सकते हो। ठीक है। प्लेन्स का मतलब समतल मैदान, रोजी गुलाबी। ठीक है। ह्यू का मतलब रंग। पहले चित्र में आप देखो, आकाश में बादल उभर आए हैं, शाम की बेला है, लालिमा फैली हुई है, और इस माहौल को शब्दों में समेटते हैं जॉन कीट्स। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम, जब नंगे बादल खिल जाते हैं, मतलब उभर आते हैं। कब? दिस सॉफ्ट डाइंग डे, शाम की बेला में, मतलब आकाश में शाम के वक्त में जब बादल उभर आते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और समतल मैदानों में कटे हुए अनाज के डंठलों को टच करते हैं विद रोजी ह्यू, गुलाबी रंगों से। तो आप कल्पना करो कि कैसा दृश्य बनता होगा। शाम की बेला है, आकाश में बादलों का हुजूम है, लालिमा फैली हुई है, और वह लालिमा ज़मीन पर कटे हुए अनाजों के डंठलों को टच कर रही है। कैसे? गुलाबी रंगत से। तो कल्पना कीजिए कि कैसा दृश्य बन रहा होगा।
Then in a well-full choir, the small gnats mourn. Among the river shallows, borne aloft, or sinking as the light wind lifts or dies. अब सबसे पहले हम शब्दों को समझ लें। वेलफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण, गमगीन। क्वायर का मतलब होता है कोरस, एक साथ गाया जाने वाला गीत। ये नेट्स जो हैं, दो पंखों की जो मक्खियाँ होती हैं जो काटती हैं, उन्हें नेट्स कहते हैं। मौर्न का मतलब होता है शोक। ठीक है, अब इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। शाम की बेला में जब आकाश क्षितिज पर बादल उभरते हैं, रंगत लालिमा वाली होती है, तब क्या होता है? इन ए वेल फुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न। ये दो पंखों की जो काटने वाली मक्खियाँ होती हैं छोटी छोटी, वे शोकपूर्ण संगीत गाती हैं, यानी कि दर्द भरे नगमे गाती हैं। एमॉन्ग द रिवर सैलोज, सैलोज समझ लेते हैं। सैलोज का मतलब होता है नदियों के अंदर जो नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं दोनों किनारों पर, उन्हें हम सैलोज कहेंगे। इनका रंग पीला होता है अक्सर, है ना। तो नन्हे नन्हे कीट पतंग, मक्खियाँ शोकाकुल आवाज़ में नगमे गाती हैं। एमॉन्ग द रिवर सैलोज, और नदियों के बीच सैलोज जो होते हैं बॉर्न जन्म लेते हैं। एलॉफ्ट ऊपर की ओर, मतलब नदियों में जो सैलोज होते हैं ऊपर बढ़ते हैं, या फिर क्या होता है, और सिंकिंग एज, और या फिर डूब रहे होते हैं, एज द लाइट वाइंड लिफ्स और डाइज, जैसे कि हल्की हवा जी जाती है या फिर मर जाती है। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि शाम की बेला में मक्खियाँ जो होती हैं, छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं, वो शोकाकुल गीत गाते हैं। नदियों के बीच सैलोज होता है जो ऊपर बढ़ता है, या फिर जैसे हवा चलते चलते थम जाती है या फिर तेज हो जाती है, यानी कि मिट जाती है या फिर जी जाती है, ठीक वैसे ही सैलोज का हाल होता है। या तो ऊपर बढ़ते हैं या फिर पानी के अंदर डूबते रहते हैं। माहौल बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। शाम की खूबसूरती कैसे बढ़ जाती है, आइए पढ़ते हैं दो और पंक्तियों को। एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विद ट्रिबल सॉफ्ट। सबसे पहले शब्दों को समझते हैं। फुल ग्रॉन का मतलब जो अच्छी तरह से बड़ा हो गया हो। लैम्स का मतलब बकरी या भेड़ का मेमना, बच्चा। लाउड का मतलब ज़ोर से। ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना। हिली पहाड़ी। बॉर्न का मतलब क्षेत्र। एंड फुल ग्रॉन लैम्स, और अच्छी तरह से बड़े हो गए मेमने, लाउड ब्लीट, ज़ोर से मिमियाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम हिली बॉर्न, पहाड़ी क्षेत्रों से। हमारे गड़ेरिये जो होते हैं भेड़ बकरी पालने वाले, अक्सर अपनी भेड़ों को और बकरियों को पहाड़ी क्षेत्रों में चराते हैं। जॉन किट्स कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से भेड़ या बकरी का मेमना ज़ोर से मिमियाता है। हेज क्रिकेट्स सिंग, हेज क्रिकेट्स का मतलब होता है झाड़ी के झिंगुर। झाड़ी में जो झिंगुर होते हैं उन्हें हेज क्रिकेट्स। झाड़ी के झिंगुर जो होते हैं वो गाते हैं। कैसे गाते हैं? एंड नाउ विद ट्रिबल सॉफ्ट। ट्रिबल का मतलब होता है तिगुना, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, नरम। तो अगर कोई आवाज़ सॉफ्ट हो और उसकी सॉफ्टनेस 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो आवाज़ बहुत मीठी हो जाएगी। ठीक है, किड्स कहना चाहते हैं कि झाड़ी के झिंगुर तिगुने मिठास के साथ गाते हैं। चित्र में देख सकते हो, मैंने डिफरेंट टाइप्स के मेमने आपको दर्शाए हैं पहले दृश्य में, और दूसरा जो दृश्य है इसमें मैंने बहुत सारे झिंगुर डिफरेंट टाइप्स के आपको दर्शाए हैं।
इन पंक्तियों का सारांश ये बना कि शाम की बेला में जब खूबसूरती बढ़ी होती है ऑटम का, तो मेमने जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों से मिमियाते हैं, झाड़ी के अंदर झिंगुर जो हैं वो भी मधुर गाते हैं, माहौल संगीतमय बन जाता है। ये कि नहीं, बल्कि इस कविता की अंतिम 2 पंक्तियों को पढ़ते हैं। अंतिम पंक्तियां समझ लेते हैं। द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काइज। रेड ब्रेस्ट का मतलब होता है रॉबिन पक्षी। ये पक्षी यूरोपियन बर्ड है जिसके गले के नीचे लाल रंग होता है। आप पहले चित्र में देख सकते हो, ये रेड ब्रेस्ट है, यूरोपियन बर्ड है। व्हिसल्स का मतलब सिसकारी मारना यानी कि बोलना। गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब ऐसा बाग जिसकी चारदीवारी कर दी गई हो, ठीक है। और ऑटम का जब वो शाम का माहौल बना है तो ये रेड ब्रेस्ट क्या करती है, द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, मतलब चारदीवारी की गई गार्डन से रेड ब्रेस्ट जो है वो व्हिसल्स मारती है, वह भी नगमे गाती है। किस लिए गाती है? एंड गैदरिंग swallows, swallows का मतलब होता है अबाबिल। आप दूसरे चित्र में अबाबिल को देख सकते हैं, ठीक है। रेड ब्रेस्ट बर्ड जो है चारदीवारी किए हुए गार्डन से नगमे बिखेरती है। किस लिए? गैदरिंग swallows, अबाबिल पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए। ट्विटर इन द स्काइज, आकाश में चहचहाने के लिए। रेड ब्रेस्ट चारदीवारी किए हुए गार्डन से नगमे गाती है। किस लिए गाती है? अबाबिल पक्षियों को आकाश में इकट्ठा करके चहचहाने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पूरी कविता अच्छी तरह से समझ ली होगी। अगर समझ लिया होगा तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, मिस नहीं करेंगे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।